Welcome to the chemistry XYZ class beta. तो from today we are going to start a new batch for the session 2024 and 25. तो बैच का नाम जो हमने रखा है वो दैट इज द सुदर्शन बैच, सुदर्शन 2.0 बैच रखा हुआ है। और इस क्लास में हम क्या करेंगे, मतलब कंटिन्यूस हम क्लास लेंगे। एंड यहाँ पे हम जितने भी जो भी जेई एस्पायरेंट हैं, नीट एस्पायरेंट है और जो भी बोर्ड्स के जो एस्पायरेंट हैं उन सबके लिए क्लासेस यहाँ पे रखेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रखेंगे। बस आप लोगों को बस क्लास पढ़नी है, ज्वाइन करनी है एंड उसके बाद हो सके तो अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैक्सिमम जो है शेयर करना है। तो अब आपको क्या करना है, मैं जैसे कि आपको पता होगा, जिन बच्चों के पास मेरा सेल नंबर नहीं है तो पहले सेल नंबर मैं आपको बता दूं। तो आपकी जो भी बेटा प्रॉब्लम्स रहेंगी, आप लोग जो है मुझे अपनी प्रॉब्लम जो है डेज़ में, मतलब दिन के समय आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी मुझे शेयर कर दोगे इस नंबर पे। और शाम को हम क्या करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुआ करेंगे, चाहे वो जेई की हो, आईआईटी की हो, नीट्स की हो, उन सारी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ साथ बोर्ड एग्जाम को भी कवर करके चलेंगे। ठीक है बेटा। तो शाम को 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी और मे भी हो सकता है क्लास जब टॉपिक फिनिश होता है कंटिन्यू चलेगी। तो बस आपको यही काम करना है कि जो है क्लास को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी। आपको मैक्सिमम जो है क्लास को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है। तो हमारा जो बैच है, जो टारगेट बैच जो हमने रखा हुआ था 2025 पे रखा हुआ है, जो भी जेई के एस्पायरेंट है, नीट के एस्पायरेंट है, पूरा सिलेबस यहाँ पे करके देंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हमने 12th का सिलेबस यहाँ पे उठाया हुआ है, क्लास 12th का सिलेबस है उसको यहाँ पे पिकअप करके चलते हैं। उसके बाद 11th का सिलेबस भी यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ से लिक्विड सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम बात करेंगे कि यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, तो यूनिट नंबर फर्स्ट हमारे पास है लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पास जो सिलेबस है वो क्या क्या है, मतलब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो क्या क्या चीज़ों को फोकस करना है वो देखो जरा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में, तो सिलेबस में हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो देखो जरा। सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रो क्लास जो आज की होगी उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है और उसके टाइप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कितने सारे मेथड्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी के अंदर यहाँ पे हेनरी लॉ आ जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे जिसमें हमारा राउल्ट्स लॉ आता है। उसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देन आफ्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड देन आफ्टर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल हमने इस तरह से 7 टॉपिक्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। ओके, तो क्लियर है ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर ना आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमारी जो फिजिकल जो लाइफ होती है उससे भी रिलेट करता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन, मतलब ये चैप्टर जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। उसका रीज़न ये है कि सॉल्यूशन हमारी फिजिकल लाइफ से भी रिलेट करता है और रिलेट करता है तो हमें चीज़ें समझ में भी आती होंगी। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को बात करते हैं, सॉल्यूशन को डेफिनेशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो जस्ट पहले डेफिनेशन के लिए जाते हैं फिर सॉल्यूशन को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो कहा गया व्हेन 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर फॉर्मिंग होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि सॉल्यूशन को बताया गया कि एक्चुअली सॉल्यूशन जो है यहाँ पे क्या होता है। तो सॉल्यूशन के बारे में कहा गया कि जब हम दो सब्सटेंस को देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन बनने के लिए ना दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया जो होता है वो ये होता है कि सॉल्यूशन बनने के लिए जो कंपोनेंट जिनको आप मिक्स करने के लिए जा रहे हैं वो कंपोनेंट जो है वो केमिकली जो है वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, पहली बात। तो पहला जो चीज़ हमें फोकस करनी है, जिन कंपोनेंट को बेटा आप मिक्स करने जा रहे हो वो कंपोनेंट जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, पहली बात। और दूसरी बात है उनका जो सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। ठीक है। तो सॉल्यूशन बनने का केवल एक ही क्राइटेरिया है, आप केवल 2 कंडीशन फुलफिल कीजिए। उसमें से पहली कंडीशन ये है कि जिन केमिकल सब्सटेंस को आप मिक्स कर रहे हैं वो नॉन रिएक्टिंग हो, और दूसरी बात यहाँ पे होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम समझ के चलें, मान लो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है, जो कि सपोज दैट जैसे कि मेरे पास ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वेस सॉल्यूशन है। अब मैंने कहा कि आपको इसका सॉल्यूशन जो बनाना है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्टेट ऑफ एक्वेस। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे, तो ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको पता है एक तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड स्टेट ऑफ एक्वेस मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन हो जाती है इनके बीच में, और 2 डिफरेंट कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट हमें फॉर्म होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो मिक्सचर है वो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं बनाता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन बेटा नहीं बनेगा। अब अगर मान के चलो सपोज दैट हमने यहाँ पे वाटर लिया,
और वाटर लेने के बाद अगर हम इसमें मान के चलो कि अगर हम शुगर ऐड करते हैं, है ना, शुगर के बारे में भी जानते होंगे, तो अगर हम वाटर के साथ अगर यहाँ शुगर ऐड करते हैं तो आपको पता है कि शुगर वाटर के साथ कोई भी केमिकल जो है रिएक्शन नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर और शुगर का जो कॉम्बिनेशन है वो एक यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, मतलब शुगर वाटर से ट्रीट नहीं करेगी, वाटर शुगर के से ट्रीट नहीं करेगी, मतलब दोनों का जो केमिकल नेचर है डिजोल्व करने के बाद वो वही रहेगा। दे विल नॉट लॉसेस देयर आइडेंटिटी आफ्टर द मिक्सिंग, यानी कि दोनों सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेंगे, हैंस दे विल मेक सॉल्यूशन। अब दूसरा जो क्राइटेरिया, देखो पहला क्राइटेरिया कौन सा था, नॉन रिएक्टिंग का, तो नॉन रिएक्टिंग हो गया। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, होमोजीनियस होने का। अब होमोजीनियस आप जानते हैं कि होमोजीनियस के बारे में अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब कंपोनेंट को जब आप मिक्स कर रहे हो तो उनकी जो फेजेस होने चाहिए, मतलब फिजिकल स्टेट जो होना चाहिए वो वन फिजिकल स्टेट होना चाहिए। जैसे इसका मतलब समझो था, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास शुगर है ना, अब शुगर कहीं रखी हुई है तो आप उसे पहचान तो लोगे कि सर ये शुगर है। अगर कहीं वाटर रखा हुआ है तो वाटर को ही पहचान लोगे कि वाटर है। तो वाटर और शुगर दोनों ही डिस्टिंग्विशेबल है, अलग अलग जब उनको देखोगे तो दिखाई देंगे। लेकिन जब आप शुगर को वाटर में जब डिजोल्व कर दोगे तो आप क्या देखोगे कि शुगर वाटर में डिजोल्व होने के बाद वाटर की जो फिजिकल स्टेट है उसी को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेती है, यानी कि वो उसी के जैसी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो जाती है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस बोलते हैं। तो देखो बेटा सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मतलब सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से भी ज्यादा जो केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनका होमोजेनियस मिक्सचर होती है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो जरा, अगर मैं ये बात करूं कि आपने यहाँ पे इन दो सब्सटेंस को यहाँ पे मिक्स किया है, एक शुगर को एक वाटर को, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स आपने यहाँ पे मिक्स किए हैं, तो आप ये बताओ कि सर यहाँ पर अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने, 2 हैं। तो जब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे 2 हैं तो इस तरह के सॉल्यूशन को हमने एक अलग नाम दिया है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, सर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे कितने हो, 2 हो, तो उसे क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखिए जरा, when the solution is composed only two chemical substances, यानी कि जब एक सॉल्यूशन बनाया जाए जिसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस जो होने चाहिए वो 2 होने चाहिए। जब किसी सॉल्यूशन में बनाने के लिए 2 केमिकल सब्सटेंसेस का अब जब हम यूज करते हैं तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बात क्लियर है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे टर्नरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे, 3। और अगर हम क्वार्टरनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। तो भाई समझ में आ गया कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 होते हैं, टर्नरी में कंपोनेंट 3 होते हैं, क्वार्टरनरी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है ना वो बाइनरी सॉल्यूशन को ही डिस्कस करता है, मतलब हमें जो है कभी भी टर्नरी सॉल्यूशन पे और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में फोकस करना है और किसी पे फोकस नहीं करना। अब एक चीज़ और, अब एक इंपॉर्टेंट की यहाँ पे आती है। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, तो उसमें बेटा आपको ध्यान रखना है कि 2 कंपोनेंट होते हैं। पहले कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि जब 2 कंपोनेंट को आपस में आप मिक्स कर रहे होंगे तो एक कंपोनेंट जो होगा, एक कंपोनेंट को कहेंगे सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, अब उसके बाद ये जो सॉल्यूट है ना, आप एक चीज ध्यान रखो बेटा, सॉल्यूट को इस पूरे ओवरऑल चैप्टर में कैपिटल बी सिंबल के द्वारा डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को कैपिटल ए के द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देख पा रहे हो तो अगर हम ये सपोज करके चलें कि हमने यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क लिया हुआ है और यहाँ पे एक सॉल्वेंट है। जब भी सॉल्वेंट की बात आती है तो सपोज दैट सॉल्वेंट को हम यहाँ पे वाटर सपोज कर सकते हैं, है ना, और ये एक हमारे पास सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट तो यहाँ पे कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या है, शुगर है। ओके, अब जब इसको और इसको जब हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन की बात करेंगे और आपसे पूछा जाए कि किस तरह का सॉल्यूशन है, तो आप इससे बता सकते हो कि सर ये सॉल्यूशन जो आपने बनाया हुआ है ये कैसा है, बाइनरी सॉल्यूशन है। क्लियर है ना, तो ये कैसा हो गया बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने भाई डिस्कस कर लिया, अब तक हमने जाना सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन मालूम हो गई। उसके बाद हमने यहाँ समझ लिया कि सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है और इसके 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है, आगे चलें। तो अब तक हमने क्या जाना, सॉल्यूशन और बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सीखना होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होता है। देखो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल को लेकर समझेंगे।
जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक सिरप है, मतलब हम सिरप समझते हैं ना, जैसे कि आपको कभी कोल्ड हो जाता है, कभी फीवर हो जाता है, तो हम एक मेडिसिन लेके आते हैं, लिक्विड मेडिसिन लेके आते हैं, उस लिक्विड मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिरप कहते हैं। अब यहाँ पे एक सिरप है जो कि एक लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस लिक्विड सॉल्यूशन में 60 ग्राम शुगर है, जिसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है, और उसके अंदर आपने 40 ग्राम यहाँ पे वाटर लिया हुआ है जो कि यहाँ पे लिक्विड है। अब यहाँ पे सेम एग्रीगेशन इज एज सॉल्यूशन, मतलब ये एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि वाटर इज टर्म एज द सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे आपको वाटर को क्या माना गया, सॉल्वेंट माना गया। देखो बेसिकली हमारे माइंड में जो पुरानी जो प्रीवियस हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि हम सॉल्वेंट के बारे में ये जानते हैं कि सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लेस अमाउंट में लिया जाता है, मतलब जिस सब्सटेंस का लेस अमाउंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। और जिस सब्सटेंस को, सॉरी ये लेस अमाउंट नहीं, यहाँ पे ये आएगा लार्ज अमाउंट, जिस सब्सटेंस को बेटा लार्ज अमाउंट में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। जिस सब्सटेंस को लार्ज अमाउंट में टेकन करते हैं, लार्ज अमाउंट में लेंगे उसे सॉल्वेंट कहा जाएगा, और जो सब्सटेंस लेस अमाउंट में लिया जाएगा उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट आएगा, आप ये कहोगे सर आप यहाँ पे शुगर आपने 60 ग्राम ली हुई है जबकि वाटर यहाँ पे 40 ग्राम है, लेकिन इन दोनों में से आपने शुगर को यहाँ पे सॉल्यूट यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, शुगर को यहाँ पे सॉल्यूट माना जा रहा है बेटा, है ना, और वाटर को यहाँ पे क्या माना जा रहा है, सॉल्वेंट। उसकी वजह ये है, सॉल्वेंट केवल एक्सेस अमाउंट वाला सब्सटेंस नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं है कि जो सब्सटेंस एक्सेस में हो गया, लार्ज अमाउंट में हो गया, सॉल्वेंट कह दोगे। सॉल्वेंट का मतलब ये भी होता है कि सामने वाले सब्सटेंस को यानी कि सॉल्यूट को डिसॉल्व करने वाला। अब जैसे कि यहाँ देखो जरा, यहाँ आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ग्लास में वाटर लिया हुआ है और यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे सॉल्ट है ना। अब सॉल्ट तो पानी को नहीं घोल सकता, सॉल्ट को पानी में घोल सकते हैं, तो अब इसकी जो नेचर है ना वो डिसॉल्विंग नेचर है। डिसॉल्विंग नेचर मतलब ये जो है चीज़ों को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। तो भले ही एक बार को अगर वाटर का अमाउंट कम रह जाए और सॉल्ट का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाए तो उस केस में आप उस केस में भी सॉल्ट को सॉल्यूट ही मान के चलोगे, है ना, और वाटर यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट। सिंपली अगर एक बात कह दी जाए तो वो ये बात आती है कि वाटर के साथ अगर कोई सब्सटेंस आता है, वाटर के अपोज में कोई सब्सटेंस आता है, तो वाटर ऑलवेज बी कंसीडर एज द सॉल्वेंट, वाटर को हमेशा क्या माना जाएगा, सॉल्वेंट माना जाएगा। बाकी जो अपोजिट सब्सटेंस है उसको हम क्या मान के चलेंगे, सॉल्यूट मान के चलेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो जरा, इन ए सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने एल्कोहल और वाटर को मिक्स किया। अब हमने क्या किया कि 10 ml तो हमने क्या ले लिया, एल्कोहल, ठीक है, 10 ml एल्कोहल है और 20 ml यहाँ पे वाटर है। अब देखो एल्कोहल और वाटर की दोनों की फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड ही होती है। तो अब ऐसे केसेस में हम दोनों की क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, है ना। जब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो तो फिर क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। एल्कोहल को 10 ml लिया गया, वाटर को 20 ml लिया गया, तो वाटर एक्सेस में लिया गया, एल्कोहल कम लिया गया, तो वहां पे उस केस में भी यहाँ पे वाटर जो होगा उसको यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा, सॉल्वेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और एल्कोहल को क्या कंसिडर करेंगे बेटा, सॉल्यूट करेंगे। तो आई थिंक आपको थर्ड टॉपिक के अंदर समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। क्लियर है नॉट, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, अब हमें समझना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, इनका मीन समझते हैं। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है, देखो मान के चलो पहले इन डायग्राम को देखो जरा। अगर इन दोनों डायग्राम को आप सपोज करोगे, यहाँ पे पहले डायग्राम में वाटर का जो लेवल है वो यहाँ तक है, मतलब वाटर लेवल यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक है, और यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स हैं, ओके। और यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 पार्टिकल हैं। अब यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंस आने की कोशिश करो बेटा। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये देखोगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो यहाँ पे भी इतने थे और यहाँ पे भी इतने, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स में तो चेंज ही नहीं आया, लेकिन जो चेंज आया वो किस में आया, सॉल्वेंट में आया। यहाँ पे सॉल्वेंट लेस अमाउंट में था और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो लार्ज अमाउंट में। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट तो वही है, पहले वाला ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सॉल्यूशन को हमें कहना चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को कहना चाहिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये कंसंट्रेटेड है और कंसंट्रेटेड का जो टैग लाइन होती है वो क्या होती है, CONC डॉट। केमिस्ट्री लेबोरेटरी कभी जाते हो तो वहाँ पे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर वहाँ पे उसके ऊपर टैग लगा हुआ है CONC डॉट लगा हुआ, मतलब वो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना।
सपोज दैट ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यहाँ पे जो देखोगे तो दिस इज द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, तो मतलब अगर कहा जाए तो हम यहाँ पे अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम चीज़ों को डिफाइन कैसे करेंगे, तो कहा गया है कि एक ऐसा सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन in which relatively small amount of solute is dissolved in large amount of solvent, यानी कि जब सॉल्वेंट के लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट का लेस अमाउंट डिसॉल्व होता है तब उसे कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। और उसके अपोजिटली अगर हम बात करेंगे, अ सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट नोन एज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अगर मान लो कि सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर लिया जाए, सपोज दैट सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर लिया जाए, अब उसमें एक बारी हमने सॉल्यूट को कम डाला, तो सॉल्यूट को जब कम डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। और अगर सॉल्वेंट बढ़ाते हो तो सॉल्वेंट बढ़ाने से क्या होगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को लिखना चाहूँ, जैसे कि मान लो पहला केस है, हम यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो हमें जो करना है वो सॉल्यूट के अमाउंट को क्या करना है, बढ़ाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा प्यारे बच्चों, ऐसा करने से ये होगा कि सॉल्यूशन जो है, पहले वाला सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट से सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड की तरफ जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर मान लो कि आप यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाते हो, मान के चलो कि आपने यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाया, तो सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाने से सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड से कैसा होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। बात लेना बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो तीन चीज समझनी, क्या क्या समझा हमने, कि अगर आप यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते हो तो सॉल्यूशन डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड होगा, और सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाते हो तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट होगा। इस की पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें आपको बुक्स में नहीं दी होती हैं, ये प्रैक्टिकली आपको चीज़ें समझनी होती हैं कि अगर आप सॉल्यूट बढ़ा रहे हो तो क्या चीज़ें होंगी, और सॉल्वेंट बढ़ाओगे तो क्या चीज़ें होंगी। बात करें बेटा आपको, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं बेटा, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये जो टाइप, देखो मैंने कई बार बताया है, जब भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, टाइप पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन और टाइप किस बेसिस पर पढ़ा जा रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो ये कहा जा सकता है ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट के बिहार पर हम यहाँ क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। देखो बेटा, ये पहला जो कॉलम है वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन का है, नेक्स्ट कॉलम सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट को बताया, नेक्स्ट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट, और उसके बाद उसके कॉमन एग्जाम्पल जो भी हो सकते हैं वो। तो सबसे पहला बेटा हमारे पास सॉल्यूशन है गैसियस सॉल्यूशंस। अब मैं अपने सारे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी बेटा हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो अगर आपने गैसियस सॉल्यूशन पढ़ लिया तो आप एक बात यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए कि गैसियस सॉल्यूशन का मतलब ये है बेटा कि सॉल्वेंट जो होगा ना वो गैसियस फिजिकल स्टेट्स को ऑक्यूपाई करता होगा, एग्जिस्ट करता होगा। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब यही है। गैसियस सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट गैस है, और वैसे ही लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की कैसी है, लिक्विड है। और सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि फिजिकल स्टेट जो होनी चाहिए सॉल्वेंट की वो सॉलिड होनी चाहिए। सो लेट बिगिन। अब गैसियस सॉल्यूशन को बात करोगे तो गैसियस सॉल्यूशन में नोटिस करो कि सॉल्वेंट जो है, देखो गैस है, गैस है और गैस है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट तो फिर कोई भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, वो तीनों में से कोई भी हो सकती है। अब देखो जरा, मान के चलते हैं कि गैस को और गैस में ही डिसॉल्व किया जा रहा है। अब हमें एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बताना है, एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बताना है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट गैस ही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सॉलिड कुछ और हो, सॉलिड दोनों का गैस हो। तो सर हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल हमारे पास आ जाता है, एयर आ जाता है, क्योंकि एयर के बारे में हमने बचपन से सीखा है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। लेकिन एयर यहाँ पे सूटेबल एग्जाम्पल नहीं हो सकता, एनसीईआरटी इसे फॉलो नहीं करती है। एनसीईआरटी का कहना यह है कि आप यहाँ पे मिक्सचर लीजिए ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। अब जैसे कि हमारे सारे बच्चे जानते होंगे कि अगर हम एयर के कंपोजिशन की बात करेंगे तो एयर में मैक्सिमम अमाउंट जो होता है लगभग 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और अप्रॉक्स 21% की बात करेंगे तो वो ऑक्सीजन होती है, और 1% में सारी गैसेज आ जाती हैं, है ना, अदर गैसेज यहाँ पे आ जाती हैं। तो एनसीईआरटी यहाँ पे एयर यहाँ पे क्यों नहीं लिख रही है, बल्कि हेल्प बुक जो होती हैं वो यहाँ पे एयर को लिख करके मेंटेन कर लेती हैं। लेकिन एनसीईआरटी ऐसे क्यों नहीं करती, क्योंकि वो हर एक माइन्यूट चीज का ध्यान रखती है। अगर आप एयर की बात करते हो तो आपको पता होगा कि एयर में तो देखो गैसेज भी होती हैं,
डस्ट के पार्टिकल भी होते हैं और एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगे, तो वो सब चीजें हो गई। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या किया, एयर को अलग से वाइफरगेट करके उसने कहा कि अगर आपको गैस गैस का सॉल्यूशन बनाना है तो आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर ले लीजिए। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की फिजिकल स्टेट गैस गैस है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो गैस गैस सॉल्यूशन बनाएगा। आगे देखो लिक्विड और गैसेस को, मतलब जो सॉलिड हो वो लिक्विड हो, सॉल्वेंट हो वो गैस हो, तो कैसे करेंगे। देखो आपने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा, है ना। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। और वैसे हमारे सारे बच्चे जानते होंगे कि क्लोरोफॉर्म की जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है, लिक्विड होती है। आपने देखा होगा कि जब टेलीविजन पे देखा होगा कि जब क्लोरोफॉर्म को जब यूज़ करते हैं किसी पर्सन पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को एक कपड़े पे यहाँ पे डालते हैं, दिस इज द क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ। तो यहाँ पे हमने क्लॉथ लिया हुआ है, तो जैसे ही लिक्विड यहाँ पे जाता है और इसके सराउंडिंग क्या होती है, एयर होती है, तो ये जो क्लोरोफॉर्म है वो एयर में मिक्स हो जाता है। अब एयर क्या है भाई, एयर यहाँ पे गैस है और ये क्या है, लिक्विड। तो लेयर ए जो लिक्विड जो क्लोरोफॉर्म है वो एयर के साथ मिक्स होकर के जो सॉल्यूशन बनाएगी उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा लिक्विड गैस सॉल्यूशन, जो कि एक गैसेस सॉल्यूशन में आ रहा है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब कोई सॉल्यूशन दिया जाए और आपको उसका टाइप बताना हो कि वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो आप उसमें क्या करोगे, उसके सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट देखोगे। सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही वहां पे सॉल्यूशन का टाइप कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं नोटिस कर लिया था सॉल्वेंट सब में गैस है। अब देखो सॉलिड को गैस में डालना है, तो जैसे कि कैम्फर ले लिया, कैम्फर को अगर एयर में रखते हैं, आपको पता है कि वो क्या होता है, सब्लिमेट होता है। जैसे कि कैम्फर हो गया, है ना, और नेफ्थलीन बॉल्स हो गई, वो सब्लिमेट होती हैं, यानी कि एयर में मिक्स होती रहती हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो नाइट्रोजन गैस, देखो एयर नहीं बोला, वो एयर को उसने नाइट्रोजन गैस मान लिया है, तो वही चीज ध्यान रखनी है। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, गैसेस सॉल्यूशन, जिसमें फिजिकल स्टेट जो है सॉलिड है और सॉल्वेंट की क्या है, गैस। अब हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस की, बात समझ में आ रहा है। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसका मतलब समझ में आ गया कि सर सॉल्वेंट जो हो क्या होगा, लिक्विड होगा। देखिए लिक्विड लिक्विड लिक्विड, अब गैस को गैस होना चाहिए सॉल्यूट, और यहाँ क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब ऑक्सीजन की गैस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब जाकर के जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, वो होगा सर आपका गैस लिक्विड सॉल्यूशन। और एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस, है ना, नाम तो सुने होगा ना, जैसे कि थम्स अप, है ना, पेप्सी, कोका कोला। तो इन सब में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिसॉल्व करके रखा जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल होंगे वो गैस लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होंगे। आगे है लिक्विड लिक्विड का, जैसे कि इथेनॉल है, इथेनॉल लिक्विड होता है, अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। अगला है सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल, सॉलिड को लिक्विड डिसॉल्व करना है तो ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, और वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड का यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए क्या, सॉलिड। जैसे ही ये एग्जाम्पल आता है तो बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाता है। बच्चे ये कहते हैं कि सर सॉल्वेंट कब से, मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो कब से सॉल्वेंट होने लग गया। तो क्या है कि हम चीजें देखते हैं लेकिन उनको कभी फोकस नहीं करते कभी भी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो जरा, मान के चलो बेटा कि कभी ना कभी आपने मार्केट से कोई ना कोई एक लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह तो खरीदे ही होंगे, है ना आपने। जैसे कि मान लो कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम को हम परचेस करने गए और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जनरली बॉक्स में पैक होकर आता है। तो सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स था और हमने उस बॉक्स के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हमने परचेस किया, मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करके लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वॉच हो सकती है, सेल फोन हो सकता है। तो सपोज दैट हमने इस बॉक्स के अंदर हम मार्केट से हमने जो परचेस किया वो एक सेल फोन परचेस किया, है ना, सेल फोन हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहाँ पे हो गई। और तो आप देखते हो कि इस बॉक्स के अंदर जो है इस तरह की छोटी सी पैकेट निकलती है, पैकेट, है ना, एक पैकेट निकलती है बेटा। और इस पैकेट को जब आप टच करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पे पार्टिकल्स, आपको सैंड स्टोन लाइक पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। एक्चुअली ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं बेसिकली ये होते हैं बेटा सिलिका जेल के पार्टिकल्स होते हैं, सिलिका जेल, ये सिलिका जेल के पार्टिकल होते हैं। इनका काम ये होता है कि सिलिका जेल जो है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाटर यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्बर है, यानी कि इसके सराउंडिंग एयर में जितना भी मॉइस्चर होगा ये सबको ट्रैप कर लेती है, सबको एब्जॉर्ब कर लेती है सिलिका जेल। अब सिलिका जेल इससे डाला जाता है ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या कोई मेटल का बना हुआ कोई आइटम है, तो अगर मान लो कि उसके अंदर एब्जॉर्ब, भाई मॉइस्चर तो अंदर जाएगा, जब एयर जाएगी तो मॉइस्चर भी जाएगा, तो मॉइस्चर जब अंदर जाएगा तो हो सकता है कि मेटालिक आइटम का कोरोजन हो जाए, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है ऑन ना हो कोरोजन की वजह से। तो सिलिका जेल वहां पर रखी जाती है। सिलिका जेल क्या कर रही है, वाटर को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर को कैप्चर कर रही है।
तो कौन कैप्चर कर रहा है? सॉलिड सिलिका जेल, है ना। तो सिलिका जेल की जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी है? सॉलिड है, और वो वाटर को क्या कर रही है? कैप्चर कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, इनसाइड लेके जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो सिलिका जेल है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? ये बिहेव करेगी एज अ सॉल्वेंट, ये सॉलिड की तरह काम करेगी। तो बस देखने का नजरिया चाहिए, देखने का नजरिया चाहिए भाई, ये बस ये हो। अब देखो, जैसे अगर आपको ये समझ में नहीं आता, मान लो कि आपने चौक तो देखी होगी, ये चौक है, ठीक है, ये हमने एक चौक ले लिया, दिस इज अ चौक। अब चौक के बारे में हम देखा होगा, चौक के ऊपर अगर हम वाटर की 1 या 2 ड्रॉप डाल देते हैं तो चौक क्या करती है? वाटर का सारा जितना भी वाटर होता है उसको अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसा तो नहीं कि हमने चौक को पानी में घोला हो, हमने क्या किया, वाटर का थोड़ा सा अमाउंट लेकर के चौक में पास डाला, तो चौक ने क्या किया, उस अमाउंट को मतलब एब्जॉर्ब कर लिया। इससे क्या हुआ? तो यहाँ पे ये जो चौक है ये भी किस तरह काम करके? सॉल्वेंट की तरह, जो कि क्या है? सॉलिड है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका जो सॉलिड सब्सटेंस है वो भी बेटा सॉल्वेंट हो सकता है। सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करना है, तो इसका एग्जांपल है कि जब हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं और पैलेडियम के सरफेस पर से डिपॉजिट करते हैं। इसकी भी कहानी समझो बेटा। क्या होता है कि आप अपनी क्लास 12th में कुछ मेटल्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास एक मेटल का पीस है ना। अब मेटल के पीस पर क्या होता है? बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं, ये वाली, जैसे कि मान लो कि ये आपकी पैलेडियम मेटल है, पीडी है ना, पीडी मेटल है, पैलेडियम मेटल। अब इसके सरफेस पर ये जो है यहाँ पे क्या होती हैं? एक्टिव साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट। तो जब भी गैसेस रिएक्शन करवाई जाती है, मतलब एक गैस की रिएक्शन दूसरी गैस से कराई जाती है, अब गैसेस रिएक्शन जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की जो प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो अगर आपको एक इक्वेशन याद हो अपने पुरानी प्रीवियस इक्वेशन है कि अगर हम यहाँ पे इथीन गैस लेके चलते हैं, इथीन गैस का फॉर्मूला आपको पता होगा। इथीन गैस क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद है ना आपको? Just a minute. हमने ईथीन गैस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ईथीन गैस का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने इसके रिडक्शन के टाइम पे पढ़ा होगा कि अगर इसके रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं तो निकल मेटल की प्रेजेंस होती है, निकल मेटल। तो निकल मेटल क्या करता है? अपना सरफेस प्रोवाइड करता है दो गैसों को रिएक्ट करने के लिए, और यहाँ पे आपको क्या मिल के आता है? ईथेन मिल के आता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो जिस टाइम पे ये जो गैसेस इस मेटल के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, तो उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए क्या बन जाता है? एक सॉल्यूशन बन जाता है, जिसमें जो गैसेस हैं वो सॉलिड के सरफेस पर क्या होती हैं? एब्जॉर्ब होती हैं, और एब्जॉर्ब होकर के वो क्या बनाती हैं? सॉल्यूशन। तो इस तरह के सॉल्यूशन को यहाँ पे क्या कहा जाता है? गैस सॉलिड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉलिड है, जैसे कि आपको पता होगा कि आपने मरकरी के बारे में चीज़ तो आप जानते ही होंगे। मरकरी क्या होती है? एक अकेली लिक्विड मेटल है। अब इसको सोडियम मेटल के साथ जो कि सॉलिड स्टेट में मिक्स करेंगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन के आएगा, वो सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। अमलगम के बारे में हमेशा ध्यान रखो, जब भी मरकरी जो कि एक लिक्विड मेटल है उसमें कोई भी मेटल दूसरी डिसॉल्व करते हैं, तब जाकर के सॉल्यूशन जो बनता है उसे हम कहते हैं अमलगम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। उसके बाद है सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉपर को डिसॉल्व करते हैं किसमें? गोल्ड में। आपको पता होगा, आपने सीखा होगा कि जो भी ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं, ज्वेलरी के जो आइटम होते हैं, गोल्ड तो बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंस है, लेकिन गोल्ड की ज्वेलरी बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्ट है, उसे हम मोल्ड नहीं कर सकते, उसे हम लोग बेंड नहीं कर सकते, उस पर कोई डिजाइन, कोई इंप्रेशन नहीं डाल सकते। तो उसको हार्ड सरफेस प्रोवाइड करने के लिए प्योर गोल्ड के अंदर कॉपर को मिक्स किया जाता है, जिससे कि एक एलॉय फॉर्मेशन होता है, उस एलॉय से हम डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी को फॉर्म करते हैं। तो होप्स हो कि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, और ओवरऑल उनके कितने होते हैं? 9 टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आज का तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारे पास आता है कंसंट्रेशन यूनिट्स आते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स। सबसे पहले समझते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन समझते हैं बेटा, देखो कंसंट्रेशन को समझते हैं। देखो बेटा, देखो बेटा, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक बीकर है, ओके। इस बीकर की बात करते हैं बेटा, ठीक है, ये बीकर ले लिया है। अब इस बीकर के अंदर हमने यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया हुआ है, जैसे कि सॉल्वेंट मान लो कि यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है। वाटर के बारे में कभी दिक्कत तो आती नहीं, वाटर तो सॉल्वेंट ही होता है, सभी जानते हैं। अब इस सॉल्वेंट के अंदर आपको कोई भी एक सॉल्यूट डिसॉल्व करना है, जैसे कि मान लो शुगर डिसॉल्व करनी है, लेकिन यहाँ पे शुगर कितनी डिसॉल्व की है, कितनी यहाँ पे शुगर डिसॉल्व की है, ये बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पे कहेंगे दिस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व।
यानी कि आपने दिए गए सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहां पे डिसॉल्व किया है, उसी को हम यहां पे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है कंसंट्रेशन का सीधा सीधा रिलेशन जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब सॉल्यूट के अमाउंट को डिफाइन कर रहे हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि आप वहां पे सॉल्यूट के अमाउंट को डिफाइन करने के बारे में बात कर रहे हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान के चलो बेटा, दो फ्रेंड थे। एक फ्रेंड का नाम यहाँ पे सपोज दैट मोहन है, ठीक है, मोहन, और एक फ्रेंड का नाम यहाँ पे सोहन है, ठीक है। मोहन और सोहन दो फ्रेंड थे। अब अगर मान लो कि सोहन का बर्थडे है और मोहन जो है उसके बर्थडे पर जाना चाहता है। अब अगर मोहन इस रास्ते को ट्रैवलिंग करके सोहन के घर तक पहुंचता है और सोहन ने मोहन से पूछा कि भाई ये बता कि तुम्हारे घर से मेरे घर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है ना। तो वो उस रास्ते को पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस है। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो मोहन जो है सोहन से कहेगा कि भाई तुम्हारे घर और मेरे घर की जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। या वो अपने इस आंसर को ये ना कह के वो ये कह सकता था कि तुम्हारे और मेरे घर की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 50,000 मीटर है ना, 50,000 मीटर है। तो ये भी तो उसका सही आंसर है ना, लेकिन उसने क्या किया, तरीका अलग बना दिया उसकी। केवल 50 किलोमीटर की जगह हमने उसने क्या कर दिया, 50,000 कर दिया। उसके बाद वो ये ना कह के वो ये कह सकता है कि भाई तुम्हारे घर और मेरे घर के बीच की डिस्टेंस है वो उतनी डिस्टेंस है जितनी कि आगरा और मथुरा के बीच की डिस्टेंस है। और आपको पता है कि आगरा और मथुरा के बीच की डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। तो इससे समझ में आता है कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। वैसे ही जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछी जाती है तो कंसंट्रेशन बताने के ये इतने मेथड हो सकते हैं, परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वेट वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और पीपीएम। इतने कंसंट्रेशन मेथड यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे कुछ फिजिकल कंसंट्रेशन के मेथड को यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाई वन, उसके बाद फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो देखो जरा, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं पहली जो कंसंट्रेशन यहाँ पे जो आती है वो आती है परसेंट बाय, पहले तो मैं आपको कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में यहाँ पे आएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को ना आप हमेशा ध्यान रखना है। यानी कि कंसंट्रेशन की जब बात होती है बेटा, तो कंसंट्रेशन में ध्यान रखना होता है कि न्यूमरेटर साइड में, यानी कि ऊपर की साइड में तो यहाँ पे सॉल्यूट हमेशा रहता है, ठीक है, और नीचे क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है। अब जैसे कि मान लो कि पहली कंसंट्रेशन हमसे पूछी गई, नंबर 1 कंसंट्रेशन थी हमारे पास परसेंट बाई मास, है ना, परसेंट बाई मास, यानी कि परसेंटेज बाई मास कंसंट्रेशन सीखेंगे। और इसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा वो W/W होता है। क्या होता है बेटा, W/W, यानी कि वेट बाई वेट। अब वेट बाई वेट का मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूट का जो अमाउंट लेना ना, ये अमाउंट वो वेट में लेना है, और सॉल्यूशन को भी कितना लेना है, वेट में लेना है। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपके यहाँ पे, जैसे कि अगर आपसे कभी भी आपको कहीं पे ऐसे लिखना हो वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट को आप जानते हैं W से शो करते हैं, और सॉलिड को मैंने शुरुआत में बताया था किससे शो करते हैं, B से। तो वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, WB होगा। और अगर ऐसे हो वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को कैसे शो करोगे, WA से शो करोगे। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें, अगर आपको सोल्यूशन निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूशन निकालना है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का वेट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दोगे, है ना। क्या करोगे, WA और प्लस WB दोनों को ऐड कर दोगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं तो भाई ऊपर आता है सॉलिड, नीचे क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। तो परसेंटेज बाई मास की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा भाई, इसका फॉर्मूला जो होना चाहिए वो ये आएगा W/W परसेंट, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा ना, और वेट ऑफ सॉल्यूट को किससे शो करेंगे बेटा, WB से, ओके। और वेट जो लिया जाएगा किस में लिया जाएगा, ग्राम में।
अब क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का वेट कितना होगा बेटा हमारे पास, WA और प्लस यहाँ पे कितना आएगा, WB। और WA और WB इनको भी किस में लिया जाएगा, वो किस में लिया जाएगा, ग्राम में लिया जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया यहाँ पे परसेंट बाई मास। तो परसेंट बाई मास का फॉर्मूला आ गया ना बेटा हमारे पास। परसेंटेज बाई मास का फॉर्मूला क्या है, WB इंटू 100 अपॉन WA प्लस WB। सेकेंड फॉर्मूला जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम, है ना, परसेंट बाई वॉल्यूम। इसको प्यारे बच्चों V अपॉन V के द्वारा शो करते हैं, V अपॉन V, परसेंट बाई वॉल्यूम। ऊपर वाली कंसंट्रेशन में, इस कंसंट्रेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वहां पे अमाउंट आपने वेट में लिया था और यहाँ पे अमाउंट किस में लोगे, वॉल्यूम में लोगे। तो यहाँ पे V अपॉन V, V अपॉन V परसेंट, V अपॉन V परसेंट इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये किस में लेंगे बेटा, अब वॉल्यूम की बात आ रही तो ग्राम तो नहीं आएगा ना, किस में आएगा, ml में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। और नीचे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि VA और प्लस VB, और ये जो वॉल्यूम लिया जाएगा वो किस में लिया जाएगा, ml में लिया जाएगा बेटा। ठीक है, तो सेकंड कंसंट्रेशन V अपॉन V परसेंट का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। और थर्ड कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गया हमारे पास परसेंट बाई मास वॉल्यूम, परसेंट बाई मास वॉल्यूम, परसेंट बाई मास वॉल्यूम की बेटा हम यहाँ बात करेंगे। और इसे बेटा W अपॉन V के द्वारा शो करते हैं। इससे समझ में आता है कि सॉल्यूट का जो होना चाहिए वो तो वेट लेना है क्योंकि W आ रहा है, और सॉल्वेंट का क्या लेना है बेटा, आपको वेट लेके चलना है। ठीक है, बात ले रहे हैं, सॉरी सॉल्यूट का तो वेट और सॉल्यूशन में क्या लेके चलना है, वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला लिखो बेटा, इसका फॉर्मूला जो हमारे पास आना चाहिए वो आना चाहिए W और अपॉन V। तो W अपॉन V परसेंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि WB, ओके, WB इन ग्राम, और इनटू में यहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा किसका, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है, VA और प्लस VB, VA और VB किस में आएगा बेटा, ml में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा, बात ले रहे बेटा। तो यहाँ पे पहली जो कंसंट्रेशन मेथड है वो हमने यहाँ पूरी कर ली, परसेंट बाई मास, परसेंट बाई वॉल्यूम और परसेंट बाई मास वॉल्यूम, 3 परसेंटेज आपने पूरी कर ली, क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे परसेंट बाई PPM भी आ जाता है, परसेंट बाई PPM। तो अगर मैंने यहाँ पे परसेंट बाई अगर PPM कर लिया, जैसे कि मैंने परसेंट नहीं PPM कंसंट्रेशन ले लो, तो जैसे कि हमारे सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि PPM की फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे हम लोग। PPM की फुल फॉर्म होती है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, है ना, पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 1 मिलियन, 1 मिलियन किसके बराबर होता है बेटा, 10 लाख के बराबर होता है, 10 लाख, 10 लाख यानी कि 10 की पावर 6। तो अगर आपको PPM कंसंट्रेशन बेटा निकालनी है तो PPM कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, PPM कंसंट्रेशन जब भी निकालेंगे तो PPM कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लो कि मैं W बाई W परसेंटेज नहीं कर रहा बेटा इस बार, तो W बाई W मैं यहाँ पे PPM कर रहा हूँ। सो देयर इज ए ओनली डिफरेंस, बस केवल यहाँ पे एक ही डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और यहाँ पे जो 100 होता था 100 की जगह 10 की पावर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि WA और प्लस WB आ जाएगा, और वो भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो PPM कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बेटा ये रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है बेटा। तो हमने अब तक यहाँ पे क्या सीख लिया, 4 फॉर्मूले हमने कंसंट्रेशन के सीख लिए। वो कौन कौन से थे, परसेंट बाई मास, परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई मास वॉल्यूम और PPM कंसंट्रेशन। ठीक है, आगे कंसंट्रेशन भी पढ़ते हैं आगे। आगे की बेटा हम कंसंट्रेशन सीखते हैं, कौन सी है, वो है बेटा हमारे पास मोलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कंसंट्रेशन है दैट इज अ मोलरिटी, है ना, मोलरिटी। मोलरिटी की बेटा हम बात करेंगे। मोलरिटी को सबसे पहले ध्यान रखना है कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, डिफाइन करना है कि मोलरिटी आखिरकार क्या होता है, डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करोगे, इट इज द number of moles of solute present in 1 liter solution।
1 लीटर सॉल्यूशन। तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन आप कह सकते हो कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं, कितने मोल्स प्रेजेंट है, उसी चीज को क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मोलरिटी की फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला लिखो बेटा, फॉर्मूला होता है बेटा मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे यहाँ पे क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेके चलना है। उसके बाद जो मेन फॉर्मूला है ना बेटा, वो तो यही वाला है। अब उसको अलग अलग तरीके से और भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, और वो देखो कैसे। मोलैरिटी को बेटा किससे शो करते हैं, एम से। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के लिए इसके बेस में क्या लगा चलेंगे, बी, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। नीचे वॉल्यूम आ रहा है किसका, सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास, लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, लीटर में ले लिया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। उसके बाद जैसा कि हमारे सारे बच्चे जानते होंगे कि जो मोल्स होता है, मोल्स, मोल्स की बेटा हम बात करेंगे तो मोल्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल्स को तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, और वेट क्या होगा हमारे पास, डब्ल्यू बी, और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा हमारे पास, एम बी, अगर आप मोल्स यहाँ पे बी के लेके चल रहे हो तो। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करो। तो यहाँ पे मोलैरिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लिया जाएगा बेटा, ग्राम में, और नीचे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम किस में लेके चलेंगे बेटा, लीटर में। ओके, उसके बाद लीटर के वॉल्यूम को जब एमएल में चेंज करेंगे तो 1000 का न्यूमरेटर में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, डब्ल्यू बी इन ग्राम, और इनटू में कितना होगा बेटा 1000, और अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, और इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। ठीक है, तो यही वो मेन फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल की आस्किंग होती है। ठीक है, तो आप मोल्स का फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा और मोलैरिटी का फॉर्मूला भी आपके पास आ गया। मान लो इन केस अगर आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तो फॉर्मूला होगा कि मॉलिक्यूलर वेट को मोलैरिटी से रिप्लेस कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू कितना होगा, डब्ल्यू बी इन ग्राम इनटू 1000, और अपॉन में यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्या होगा मोलैरिटी, और इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। ये फॉर्मूला रहेगा बेटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। अब प्यारे बच्चों आपको चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो क्या क्या है, मेन फॉर्मूले जो आप न्यूमेरिकली यूज़ करोगे। एक तो बेटा ये वाला फॉर्मूला होगा मोलैरिटी का, और एक मोल्स का फॉर्मूला ध्यान रखोगे, और एक ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और चीज़ें बात करते हैं। आपने हमेशा सीखा होगा कि वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है, और वो डायरेक्टली रिलेट करता है। ये हम सभी ने सीखा होगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बात तो कंफर्म है कि टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से वॉल्यूम पर सीधा फर्क पड़ने वाला है। ओके, और आप देखोगे कि हमारी इस कंसंट्रेशन में मोलैरिटी वाले में वॉल्यूम भी यूज होता है कि नहीं होता। तो अगर यहाँ वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, वॉल्यूम जो है मोलैरिटी का कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एम आई राइट, मोलैरिटी और वॉल्यूम में अगर रिलेशन निकाला जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने से मोलैरिटी क्या होगी, कम होगी, और वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, मोलैरिटी बढ़ जाएगी। और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो यानी कि मोलैरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और वो भी कैसे करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगी। तो व्हेनेवर ये क्वेश्चन आस्क, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मोलैरिटी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो आप बताओगे कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और वो भी कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद इसका यूनिट और पूछ लिया जाता है, तो आपको मोलैरिटी का जो यूनिट बताना है वो बताना है। भाई देखो जरा फॉर्मूले में, देखो जरा फॉर्मूले में देखोगे यहाँ पे मोल आता है, और नीचे क्या आता है हमारे पास, वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे मोलैरिटी का जो यूनिट होना चाहिए वो होना चाहिए मोल इंटू लीटर इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, मोल इंटू लीटर इनवर्स। इसका यूनिट लिख दो बेटा। तो मोलैरिटी का जो यूनिट होता है दैट इज द मोल इंटू लीटर इनवर्स। यहाँ लिख दो जरा, मोल इंटू लीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसका यूनिट है, याद रखिएगा। तो मोलैरिटी बेटा हमारे पास होगा। मोलैरिटी के बाद अगली जो हमारे पास कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी नॉर्मैलिटी, और नॉर्मैलिटी से पहले आपको कुछ और सीखना होगा। वो क्या है वो देखो जरा, देखो बेटा, एक वर्ड आप जानते होंगे, मोल्स। ठीक है, मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है ना। अब अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे, ये क्या होता है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक वेट
ऑफ ऑल एटम्स इन गिवन फॉर्मूला, इन गिवन फॉर्मूला, यानी कि दिए गए फॉर्मूले में जितने भी एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक वेट का क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए। तो सम करेंगे किसका, एटॉमिक वेट का, तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। अब मोल्स को सभी जानते हैं कि मोल्स को स्मॉल एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, पता ना सभी को। ऐसे ही एक सिस्टम हमारे पास और भी होता है जिसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला होता है ना। अब ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए वो हम बात करते हैं, वो देखो जरा। आज की जो मेन पर्पस है वो है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो कैसे निकाला जाए, इक्विवेलेंट वेट। माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट वेट को बेटा ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि आपको निकालना है ई निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालना है, लेकिन निकालना है एसिड का निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आपको यहाँ पे चाहिए होगा मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा। पहले तो आपको क्या चाहिए होगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका चाहिए होगा, जिस एसिड का आप ई निकालना चाहते हो उसका। और उसमें फिर डिवाइड कर देंगे एसिड की बेसिसिटी से। एसिड की क्या किससे डिवाइड करेंगे बेटा, बेसिसिटी से। सर ये बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ H प्लस आयन, यानी कि हमारा जो एसिड है वो कितने H प्लस आयन देगा वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। और यहाँ पे ई निकालने का फॉर्मूला हो गया किसका, एसिड का। ऐसे ही हम यहाँ निकालेंगे ई बेस निकालेंगे, यानी कि बेस के इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट किसका, बेस का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, ठीक है। तो पहले तो बेस का क्या चाहिए होगा, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा, और फिर उसमें हम डिवाइड लगा देंगे यहाँ पे, किससे लगा देंगे, उसकी एसिडिटी से। किससे लगाएंगे बेटा, एसिडिटी से। और एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन होता है। तो ये जो है बेटा फॉर्मूला है किसका, बेस का इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ पे ई सॉल्ट, यानी कि जो भी हमारे पास सॉल्ट है उस सॉल्ट का ई निकालने के लिए बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट। जो भी सॉल्ट है उस सॉल्ट का पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, और फिर उसमें डिवाइड लगा दो किससे, यहाँ पे कैटाइनिक और एनाइनिक चार्ज से। कैटायोनिक ऑब्लिक एनाइनिक, कैटाइनिक ऑब्लिक एनाइनिक चार्ज। तो जो भी चार्ज होगा उस चार्ज से यहाँ पे डिवाइड लगा दोगे, चाहे वो कैटाइनिक चार्ज हो या फिर क्या हो, एनाइनिक चार्ज हो, ठीक है, ये वाला इस तरह से। अब अगर मान लो कि आपको ई निकालना है लेकिन किसी एलिमेंट का निकालना है, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट है उसका ई निकालना है, तो उसका निकालने का फॉर्मूला है, इसका हमें चाहिए पहले तो हमें चाहिए एटॉमिक मास चाहिए। एटॉमिक मास किसका चाहिए, उसी एलिमेंट का जिसका आप ई निकालना चाह रहे हो। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और उसमें बेटा आप डिवाइड यहाँ लगा दोगे किससे, जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसकी वैलेंसी का यहाँ पे क्या कर दोगे, डिवाइड लगा दोगे, तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकल आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ई निकालने के फॉर्मूले हमने सीख लिए सबके। तो एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन में इसकी बेसिसिटी। और बेस का ई क्या होता है, बेस का मॉलिक्यूलर वेट और अपन में उसकी एसिडिटी यानी कि OH नेगेटिव। सॉल्ट का क्या होता है, सॉल्ट का वेट और अपन में सॉल्ट का कैटाइनिक या एनाइनिक चार्ज जो भी है वो ले लो एक, है ना। और एलिमेंट का क्या होता है, एलिमेंट का एटॉमिक मास और उसमें उसकी वैलेंसी से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन यहाँ पढ़ने वाले हैं, दैट इज द नॉर्मेलिटी, है ना। अगली जो कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या है, नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी को क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये पढ़नी है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। अब इसको डिफाइन करना है कि नॉर्मेलिटी आखिरकार क्या होती है। तो इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द नंबर ऑफ, it is the number of gram equivalents, it is the number of gram equivalents of solute present in 1 liter solvent, 1 liter solvent। तो 1 लीटर सॉल्वेंट में जितने भी 1 लीटर सॉल्वेंट जो होता है, 1 लीटर सॉल्वेंट में जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं सॉलिड के, उसी को क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, तो फॉर्मूला जो रहेगा यहाँ पे वो ये आएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम डैश इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट
और अपॉन में यहाँ पूरा लिख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, पूरा लिख दो। यानी कि सॉल्यूट के क्या चाहिए बेटा आपको, ग्राम इक्विवेलेंट, और फिर उसमें डिवाइड लगा दो कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को ले लोगे और वो किस में लोगे, लीटर में लोगे। ओके, तो मेन फॉर्मूला जो रहेगा बेटा नॉर्मेलिटी का वो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो नॉर्मेलिटी को सभी जानते हैं कि नॉर्मेलिटी को किससे शो करते हैं बेटा, एन से शो करते हैं। नॉर्मेलिटी को किससे शो करते हैं बेटा, एन से। तो यहाँ पे एन आ गया। ग्राम का मतलब हो गया बेटा वेट से हो गया, ग्राम का मतलब वेट, और यहाँ पे डब्ल्यू ले लिया, और किसका लेना है, सॉल्यूट का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, तो डब्ल्यू भी आ जाएगा। डब्ल्यू भी किस में लेना बेटा, ग्राम में। ठीक है, इस डैश का मतलब होता है अपॉन होता है, तो अपॉन के लिए हमने क्या किया, अपॉन नीचे पहुँचा दिया इस तरह से। क्या लेना है, इक्विवेलेंट वेट लेना है, और ये क्या होता है, ई होता है। और किसका लेना है, सॉल्यूट का, तो यहाँ पे बी हो गया। नीचे हमारे पास वी चल रहा है, और वी किस में चल रहा है बेटा, लीटर में चल रहा है। तो यहाँ पे बेटा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो रहेगा वो ये वाला आ जाएगा। और अगर आप मान लो कि लीटर की जगह ml ले लिया, तो फाइनली यहाँ पे नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होना चाहिए दैट इज WB इन ग्राम, और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे EB हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा V, और इन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी का जो मेन फॉर्मूला जो रहेगा वो ये आ जाएगा। अगर आपसे कभी भी EB पूछ लिया जाए तो EB निकालने के लिए क्या कहोगे, EB इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा WB इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी इंटू V और इन लीटर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला हो गया नॉर्मेलिटी के टर्म्स में। ठीक है, अब जैसे कि पुरानी बात कर लें भाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, क्या सीखा था, हमने सीखा था कि सर वॉल्यूम जो होता है ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे वॉल्यूम नीचे आ रहा है, तो मतलब नॉर्मेलिटी जो होगी वो वॉल्यूम पे कैसे होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस बिहाफ पे नॉर्मेलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इंक्रीज द टेम्परेचर नॉर्मेलिटी डिक्रीजेस, एंड डिक्रीज द टेम्परेचर नॉर्मेलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इतना करने के बाद बेटा आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, इसका हमें यूनिट ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका जो यूनिट होगा नॉर्मेलिटी का वो बेटा हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट को पूरा इक्विवेलेंट कर लेते हैं, तो इक्विवेलेंट इनटू लीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट होता है बेटा, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का जो यूनिट होता है वो होता है इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स होता है। अब चलते हैं आगे की कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अगली जो कंसंट्रेशन है बेटा हमारे पास वो है हमारे पास मोलैलिटी है ना, कौन सी है बेटा, मोलैलिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, मोलैलिटी को ना स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोलैलिटी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं बेटा। देखो बेटा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, it is the number of moles of solute present in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, देखो अभी तक जितनी भी कंसंट्रेशन के मेथड आए हैं उनमें से ऐसी कोई भी कंसंट्रेशन ऐसी नहीं थी जिसमें नीचे सॉल्यूशन ना आता हो, लेकिन यही केवल ऐसी कंसंट्रेशन है जिसमें यहाँ पे क्या आ जाता है, सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में सॉल्यूशन आता था। तो अब भाई इसका फॉर्मूला लिखो भाई, फॉर्मूला क्या आएगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी सॉल्यूशन नहीं आएगा भाई, यहाँ तो मोलैलिटी चल रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट आएगा, और वो भी किसका आएगा, सॉल्वेंट का, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये आएगा बेटा। ठीक है, और वो भी किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये आ जाएगा। तो मोलैलिटी का जो मेन फॉर्मूला है बेटा वो ये आ जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे इसके सिंबल ले लीजिए। मोलैलिटी को बेटा स्मॉल m से शो करते हैं, तो स्मॉल m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि WB, और अपॉन में यहाँ पे कितना होगा, MB, और यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, WA फिलहाल अभी किस में चल रहा है बेटा, किलोग्राम में चल रहा है, और किलोग्राम को जब ग्राम में लेके आएंगे तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा मोलैलिटी का जो फाइनल फॉर्मूला होगा, स्मॉल m इक्वल्स टू WB इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB, और इनटू में यहाँ पे WA इन ग्राम।
ठीक है, मेन फॉर्मूला बेटा हमारे पास ये आ गया जो मोलैलिटी के लिए यूज होगा। अगर इस टर्म में अगर आपसे एमबी पूछा जाए तो एमबी का फॉर्मूला क्या रहेगा मोलैलिटी के टर्म्स में, WB इन ग्राम इनटू यहाँ पे 1000 और अपॉन में यहाँ पे मोलैलिटी और इनटू में यहाँ पे क्या होगा WA इन ग्राम, ये फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। अब नोटिस करोगे बेटा कि यहाँ पे किस पूरे फॉर्मूले में कहीं पे भी वॉल्यूम का यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि वॉल्यूम नहीं आया यहाँ पे। और दूसरी बात इसका यूनिट बात करेंगे तो यूनिट, इसका जो यूनिट जो होता है ना बेटा वो आएगा मोल इंटू केजी इनवर्स, वहाँ पे मोल इंटू लीटर इनवर्स आता था, यहाँ पे क्या आएगा मोल इंटू केजी इनवर्स, ठीक है, मोल इंटू केजी इनवर्स, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा यूनिट आ जाएगा। तो मोलैलिटी आ गया। अब एक लास्ट हमारे पास रह जाती है कंसंट्रेशन, जिसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन, ओके। अब देखो जरा मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस और करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन को एक इस तरह के एक वर्ड के द्वारा डिनोट करते हैं, इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं काई, है ना। तो मोल फ्रैक्शन को डिस्कस और करना है। मोल फ्रैक्शन जैसे कि बेटा मान के चलो कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो क्या होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे इनके मोल्स की बात करेंगे तो सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं NB, सॉल्वेंट के जो मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं Na होते हैं, ठीक है, NB और Na। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन जो है निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लो कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका निकालना है सॉल्यूट का निकालना है। किसका निकालना है बेटा सॉल्यूट का। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो पहले तो उसी के मोल्स ले लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूट का मोल्स निकालना है तो सॉल्यूट के मोल चाहिए, और सॉल्यूट के मोल कितने हैं NB, और अपॉन में टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं, और टोटल मोल क्या होता है Na और प्लस NB। तो जब भी आपसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो आप ये बताओगे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया NB अपॉन Na प्लस NB। और अगर मान लो कि आपसे सॉल्वेंट का पूछा जाए बेटा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा क्या Na अपॉन Na प्लस NB। ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला ध्यान रखोगे। उसके बाद एक रिजल्ट आपको ध्यान रखना है नोट करके। आप एक काम करो, इन सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करके देखो, देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। सॉल्यूट का पहले सॉल्वेंट लो, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है काई ए या फिर एक्स ए ले लो, तो XA, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है XB। दोनों की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। XA की जो वैल्यू है वो है Na अपॉन Na प्लस NB, ओके। अब XB की वैल्यू तो वो कितनी है NB अपॉन Na प्लस NB। इनका बेटा एलसीएम ले लो जरा। एलसीएम जब इनका लोगे तो एलसीएम कितना आएगा Na और प्लस NB। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ऊपर भी Na प्लस NB आ जाएगा। अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि XA और प्लस XB की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 1। कहने का मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है ना, जितने भी एक कंपोनेंट है या फिर 2 कंपोनेंट है, सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है। 1 हो या 2 हो या 3 हो, सबका मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि अगर आपको XA निकालना है तो XA निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस XB, और अगर आपको XB निकालना है तो XB निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। XB निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा सर 1 माइनस XA, 1 माइनस XA। तो यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन समझ लिया बेटा आपने। तो अब तक जितने भी हमारे पास फॉर्मूले हो सकते थे कंसंट्रेशन के वो सारे हमने यहाँ पढ़ लिया। तो जितनी भी कंसंट्रेशन थी हमने 1 बाई 1 सबको डिस्कस किया 1 बाई 1, ठीक है। एक बार जैसे कि हम यहाँ बात करें कौन कौन सी कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे सीखी, तो लिसन। देखो अगर हम यहाँ बात करें परसेंटेज बाई वेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। परसेंटेज बाई वेट हमने कर लिया था ना, परसेंटेज बाई वेट हो गया, परसेंटेज बाई वॉल्यूम हो गया, परसेंट बाई वेट वॉल्यूम हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, नॉर्मैलिटी हो गया और पीपीएम हो गया। अब कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में हम ये सीखेंगे क्या होता है कि ये फॉर्मूले यहाँ पे नहीं आते, आपको ध्यान रखना है। कल की क्लास में हम ये सीखेंगे डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशंस को एक दूसरे के साथ कोरिलेट्स करना। यानी कि अगर आपको एक तरह की कंसंट्रेशन दे रखी है तो उस कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन के साथ किस तरह से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो एक क्योंकि जो आजकल ट्रेंडिंग में जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं वो न्यूमेरिकल कुछ ऐसे चल रहे हैं कि हम क्या करते हैं एक तरह की कंसंट्रेशन को
दूसरी तरह की कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, वही वहां जाकर के उसको कोरिलेट करते हैं और न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है वो कुछ उसी तरह से पूछा जाता है। जैसे कि मान लो कि आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है और नॉर्मेलिटी के बाद आपसे जो पूछी गई है मोलेरिटी पूछी गई है। नॉर्मेलिटी क्या की है बेटा, नॉर्मेलिटी आपको दे रखी है और पूछा क्या गया है, मोलेरिटी पूछी गई है। ठीक है, तो या फिर परसेंटेज मास दे रखा है, परसेंटेज मास के बाद उसने मोलेरिटी पूछी है, तो मतलब एक तरीके की कंसंट्रेशन दे रखी होती है, दूसरी तरीके की कंसंट्रेशन पूछी जाती है। तो कल हम यही एबिलिटी हम यहाँ पे करेंगे, डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशंस को क्या करेंगे हम कोरिलेट्स करेंगे, फिर उनसे क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें, जितने भी फॉर्मूले मैंने यहाँ बताए हैं, सारी कंसंट्रेशन को एक एक करके कॉपी में नोट डाउन करना है और नोट डाउन करके उनके क्या करने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं। और फॉर्मूले लिखने के बाद आपको कल जो रिलेशन बताए जाएंगे उन रिलेशन को करना है और रिलेशन करने के बाद हम कल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो आप मुझे दिन में व्हाट्सएप करोगे और शाम को इस क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे। और मेरी तरफ से जितनी भी प्रॉब्लम होंगी मैं सारी लेके आऊंगा, हर एक लेवल की, बोर्ड लेवल की, नीट लेवल की, जेई लेवल की, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल। ठीक है, बात कर लेना। बस आपको ध्यान रखना है कि क्लास जो हुआ करेगी वो रात को 9 बजे हुआ करेगी, 9 PM। तो 9 PM पे सारे बच्चे जो उससे पहले ही अपना जो भी आप डिनर वगैरह करते हैं तो रेडी हो जाया करो। और शाम को ये जो वीडियो है वो शाम को मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ जो है शेयर करनी है। एंड शेयर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियोज एंड दिस वीडियो यू हैव टू शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।